गुड मॉर्निंग। विनायक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। कल तक की जो अपनी क्लास हुई थी उसमें अपने पर्यावरणीय समस्या व समाधान का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण का टॉपिक अपना हो चुका था। आज अपन देखते हैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में। देखिए, सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण की परिभाषा। देखिए, ध्वनि प्रदूषण होता क्या है, कहें किसे। तो देखिए, इसमें ध्वनि की तीव्रता व आवृत्ति, यानी जब ध्वनि की तीव्रता व आवृत्ति कर्णप्रिय स्तर से अधिक हो जाती है, यानी जब तक ध्वनि की तीव्रता और आवृत्ति हमारे कानों को प्रिय लगती है तब तक ठीक है। जब कर्णप्रिय जो स्तर है, कानों तक के असहनीय का जो स्तर है, वहां तक जब पहुंच जाती है तो उसे कहा जाता है क्या, शोर। ध्यान दीजिए, ध्वनि प्रदूषण पर आ रहे हैं अपन। सबसे पहले परिभाषा देखो, जब ध्वनि की तीव्रता व ध्वनि की आवृत्ति कर्णप्रिय स्तर से अधिक हो जाती है तो उसे कहा गया है शोर। और शोर व ये कह सकते हैं अपने एक अवांछित दशा, जिससे मनुष्यों के अंतर्गत अशांति और बेचैनी उत्पन्न हो जाती है, उस स्थिति को कहा जाता है ध्वनि प्रदूषण। यानी जब ध्वनि की तीव्रता व आवृत्ति कर्णप्रिय स्तर से अधिक हो जाए तो उसे तो कहा जाता है क्या, शोर। और शोर व अवांछित दशा में मनुष्य में अशांति उत्पन्न होने की स्थिति हो, उसे ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। मुख्यतः ध्वनि प्रदूषण प्रमुख कारण क्या है। देखिए, ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत तीव्र औद्योगिकरण की स्थिति, इसके अतिरिक्त शहरीकरण, यातायात का प्रवाह, ये मुख्यतः ऐसे कारक हैं जिनके माध्यम से ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर समस्या के रूप में है। भाई, आज अपन देखते हैं जैसे ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं, तो ये चारों औद्योगिकरण की तीव्र प्रवृत्ति, शहरीकरण, यातायात का अधिकतम प्रवाह, ध्वनि विस्तारक यंत्र, ये सारे आप ध्वनि प्रदूषण के लिए या ध्वनि प्रदूषण को एक गंभीर समस्या के रूप में बना चुके हैं। और मुख्यतः अपना भारत जो कि एक विशालतम देश है, ऐसे भारत जैसे विशालतम देशों के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर समस्या के रूप में है। सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण है, इसके नियंत्रण के लिए या इसका जो प्रभाव है उस प्रभाव के लिए इसकी तीव्रता और आकृति का मापन किया जाता है। देखिए, ध्वनि प्रदूषण में क्या किया जाता है, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की आवृत्ति, इनका क्या किया जाता है, इनका मापन किया जाता है। और ध्वनि तीव्रता या ध्वनि की जो मापन की इकाई है, ध्वनि तीव्रता का जो मापन किया जाता है वह मापन किया जाता है किसके माध्यम से, डेसिबल के माध्यम से। यह ध्वनि मापन की इकाई है। मुख्यतः अब देखो, ध्वनि प्रदूषण का औसत क्या है। जब ध्वनि की तीव्रता या ध्वनि का मापन 80 से लेकर के 120 डेसिबल से अधिक हो, 80 से लेकर 120 से अधिक यदि डेसिबल है तो इसका मतलब यह ध्वनि किसके अंतर्गत सम्मिलित है, प्रदूषण के अंतर्गत सम्मिलित है। मुख्यतः यह ध्वनि किसी व्यक्ति
या समूह को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालती है। जो ध्वनि प्रदूषण है वो किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी समूह पर मुख्यतः मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ये सारी स्थितियां किसके अंतर्गत सम्मिलित होती हैं? ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत सम्मिलित होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक केवल 2-3 बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। पहली बात, ध्वनि प्रदूषण की परिभाषा, जिसमें सबसे पहले मैंने परिभाषा बताई किसकी? शोर की। ध्वनि तीव्रता व आवृत्ति जब कर्णप्रिय स्तर से अधिक हो जाए तो ऐसी जो स्थिति होगी वो शोर कहलाएगी। और मुख्यतः जब इससे मानवीय रूप से या मानवों को ऐसी अवांछित दशा प्राप्त हो जिससे मानव के अंतर्गत अशांति उत्पन्न हो, ऐसी स्थिति कहलाएगी ध्वनि प्रदूषण में। फिर मुख्यतः वर्तमान के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण की स्थिति में मैंने बताया आपको तीव्र औद्योगिकरण की स्थिति, शहरीकरण की स्थिति, यातायात प्रवाह की स्थिति, ध्वनि विस्तार यंत्रों की स्थिति, ये सारी स्थितियां क्या करती हैं? ध्वनि को बढ़ाती हैं, ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाती हैं। और आज ध्वनि प्रदूषण की जो तीव्रता है, जो आकृति है, इसका मापन किया जाता है किसके माध्यम से? डेसिबल के माध्यम से। और जब 80 से 120 से अधिक, 80 से लेकर 120 यहाँ तक ध्वनि की तीव्रता पहुंच जाती है तो उसे ध्वनि प्रदूषण की संज्ञा दी गई है। कोई दिक्कत? अब आगे आते हैं ध्वनि प्रदूषण के कारण। देखिए मुख्यतः ध्वनि प्रदूषण के कारण कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण से ध्वनि प्रदूषण होता है। नंबर 1, परिवहन साधन। देखिए मुख्यतः आज अपने भारत में नहीं, समूचे विश्व के अंतर्गत परिवहन जो साधन है, परिवहन साधन एक अति आवश्यक कारक के रूप में है। मुख्यतः परिवहन साधनों के अंतर्गत जो भी आयात निर्यात की व्यवस्था, देश का जो अर्थतंत्र होता है वो परिवहन के साधनों से चलता है। किंतु यहाँ पर यदि अपन ध्वनि प्रदूषण के हिसाब से देखें तो परिवहन के साधन जो है वो ध्वनि विस्तारक के साधनों के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो मुख्यतः परिवहन के साधनों के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विकास, आज भारत ने भी औद्योगिक स्तर पर बहुत अधिक उन्नति की है। विभिन्न प्रकार के यंत्रीकरण, मशीनीकृत उद्योग हो गए हैं। मशीनों के संचालन से, औद्योगिक क्रियाकलापों के संचालन से जो ध्वनि विस्तारित होते हैं वह भी ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत सम्मिलित है। इनके अतिरिक्त अपन देखें ध्वनि विस्तारक यंत्र है। ध्वनि विस्तारक यंत्र जो भी ये माइक सिस्टम है, डीजे सिस्टम, वर्तमान के अंतर्गत अनेक प्रकार से ऐसे साधन हैं जो ध्वनि विस्तारक यंत्रों के रूप में सम्मिलित हैं, वो भी ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। आज वायुयानों के माध्यम से, जेट विमानों के माध्यम से या अनेक प्रकार के ऐसे कारक हैं जिनके माध्यम से ध्वनि प्रदूषण की स्थिति बनती है। तो ये महत्वपूर्ण कारण हो गए जिनके कारण से ध्वनि प्रदूषण की स्थिति बनती है। फिर आता है ध्वनि प्रदूषण से हानियां। देखिए मुख्यतः ध्वनि प्रदूषण से हानियां क्या है? देखिए नंबर 1, ध्वनि प्रदूषण के कारण से मानव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मानवीय मस्तिष्क जो है वो ध्वनि विस्तार के कारण से, ध्वनि प्रदूषण के कारण से मानवीय मस्तिष्क है वो प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, जिससे मानव के अंतर्गत एक चिड़चिड़ापन, एक बहरेपन की स्थिति या अत्यधिक उच्च ध्वनि के कारण से मानव की जो श्रवण शक्ति है, सुनने की जो शक्ति है, वह भी क्या हो सकती है? समाप्त हो सकती है। जिससे व्यक्ति विभिन्न प्रकार से, ये कह सकते हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार से जो भी बहरेपन की स्थितियां होती है, किसी प्रकार से रोग के ग्रस्त अपन कह सकते हो सकता है। तो मुख्यतः यह प्रतिकूल प्रभाव जो मानव पर है, यह प्रतिकूल प्रभाव ध्वनि प्रदूषण की हानि है। ठीक है। अब मुख्यतः देखो इस ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत हमने क्या क्या देखा। मैंने पहले बताया था
कि आपके सिलेबस के अंतर्गत इस 12वें लेसन के अंतर्गत मुख्यतः 6 टॉपिक हैं। 6 टॉपिक में आपको कल बताया गया जल प्रदूषण के बारे में, वायु प्रदूषण के बारे में, इस वीडियो में हमने ध्वनि प्रदूषण के बारे में देखा। आगे अपन देखेंगे इसमें मृदा प्रदूषण, 5वां बिंदु ओजोन परत के बारे में पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये 6 बिंदु हैं। इन 6 बिंदुओं में से एग्जाम के अंतर्गत एक टॉपिक पक्का आता है। तो आपको प्रत्येक प्रदूषण के बारे में कम से कम उसके कारण और समस्या के बारे में आपको ठीक प्रकार से ध्यान में होना चाहिए। आ रहा है समझ में? ध्वनि प्रदूषण के बाद में अगला बिंदु आता है भूमि प्रदूषण के बारे में। देखो भूमि प्रदूषण होता क्या है? प्राकृतिक और मानवीय क्रियाओं के कारण से भूमि अथवा जो मृदा है इसकी गुणवत्ता का ह्रास होना, भूमि प्रदूषण किसे कहेंगे, या आप इसे मृदा प्रदूषण भी कह सकते हैं। प्राकृतिक व मानवीय क्रियाओं से मिट्टी की गुणवत्ता में ह्रास को भूमि प्रदूषण कहा जाता है। इससे क्या होता है? देखो मृदा में जो उर्वरकता है, उपजाऊपन की क्षमता, यह मृदा में उर्वरकता जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी मिट्टी में उपजाऊपन की क्षमता है वो कम हो जाती है, और इसका जो प्रभाव है वह संपूर्ण जीव जगत पर पड़ता है। फिर से देखो भूमि प्रदूषण क्या है कि प्राकृतिक व मानवीय क्रियाओं के कारण भूमि या जो मृदा है उसकी गुणवत्ता का ह्रास होना, गुणवत्ता में कमी होना, वो कहलाता है मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण। मुख्यतः भूमि प्रदूषण के कारण से मिट्टी में जो उपजाऊपन की क्षमता है यानी मृदा की जो उर्वरकता है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जो संपूर्ण जीव जगत को क्या करती है? प्रभावित करती है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। आ रहा है समझ में? फिर है भूमि प्रदूषण के कारण। देखिए मुख्यतः भूमि प्रदूषण होता क्या है? सबसे बड़ी बात है इसमें कि जो प्रदूषित जो जल है, प्रदूषित जो जल है उसमें अत्यधिक रासायनिक खादों का प्रयोग कृषि क्षेत्रों के अंतर्गत जो जल सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है, तो उससे फसल के अंतर्गत रासायनिक जो खाद हैं उन रासायनिक खादों का अधिकतम उपयोग किया जाता है, जिसके कारण से मिट्टी में उपजाऊपन की क्षमता कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक अपशिष्ट है, नगरीय अपशिष्ट है, ये भी मृदा के अंतर्गत क्या होते हैं? मिलते रहते हैं, जिससे धीरे धीरे मृदा है वो कम उपजाऊ होती रहती है। उदाहरण के लिए पंजाब, ध्यान रहे, सर्वाधिक रासायनिक खादों का प्रयोग जहां पर किया जाता है वो है पंजाब। इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? भूमि प्रदूषण। कारण जो मैंने बताया वही है। भूमि प्रदूषण क्यों होता है कि जो प्रदूषित जल है या सिंचाई का जो जल है उसमें रासायनिक खादों का अधिकतम उपयोग करने के कारण से पंजाब, जो कि भारत में सर्वाधिक रासायनिक खादों का उपयोग यहाँ कृषि के अंतर्गत किया जाता है, तो यहाँ की जो भूमि है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? बंजर होती जा रही है। और ये जो भूमि प्रदूषण है वो पंजाब के लोगों के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है। इसके अतिरिक्त चीन है, चीन के अंतर्गत तीव्र औद्योगिकरण के कारण वहां के जो अधिकतम जो जल स्रोत हैं वो अधिक संख्या में प्रदूषित हो गए, जिसके कारण आसपास की जो भूमि है वो सर्वाधिक प्रभावित हुई। चीन है, चीन में औद्योगिकरण का विकास बहुत हुआ। औद्योगिकरण के कारण से जो औद्योगिक अपशिष्ट है वह औद्योगिक अपशिष्ट
वहाँ की मृदा के अंतर्गत, मृदा के तत्वों के अंतर्गत मिलते रहते हैं, जिससे भूमि है वो धीरे धीरे क्या हो गई, प्रभावित हुई और मृदा प्रदूषण वहाँ पर प्रमुख समस्या हो गया। तो ये दो इसके महत्वपूर्ण उदाहरण आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत। तीसरा है इसी में मृदा प्रदूषण की हानियां, जो कि बिल्कुल सामान्य है। भाई कृषि जो भूमि है, कृषि योग्य जो भूमि है, उसमें लगातार क्या हो रही है, कमी हो रही है। दो विभिन्न प्रकार की बीमारियां इसके अंतर्गत हो रही हैं। नंबर 3 मृदा प्रदूषण अन्य जो पर्यावरणीय जो प्रदूषक तत्व हैं उनको भी जन्म देता है। भूमि प्रदूषण से भूमि की न्यूनता की समस्या हो रही है। बंजर भूमि का जो प्रतिशत है वो अधिक बढ़ता जा रहा है और जो उपजाऊ भूमि का प्रतिशत है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये अपन इसकी हानि है। तो हानि कितनी हो गई, 5-4 हानियां हो गई। नंबर 1 कृषि योग्य जो भूमि है, कृषि योग्य भूमि की क्या होती जा रही है, न्यूनता। नंबर 2 भूमि प्रदूषण होगा, मृदा प्रदूषित होगी, होने वाला उत्पादन है वह भी प्रदूषित होगा, तो उसको उपयोग करने वाले जो मानव है वो विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त होते जाएंगे। नंबर 3 मृदा प्रदूषण अनेक प्रकार के पर्यावरणीय जो प्रदूषक तत्व हैं उनको भी जन्म देगा। भूमि की जो न्यूनता की जो समस्या है वो मृदा प्रदूषण के अंतर्गत बढ़ी है। मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण के कारण बंजर भूमि की अधिकता और उपजाऊ भूमि की न्यूनता होती जा रही है। ये इसकी क्या हो गई, प्रमुख हानि। तो ये हो गया किसके बारे में, भूमि प्रदूषण के बारे में। फिर से देख लो एक बार कि भूमि प्रदूषण के बारे में हमने क्या क्या 2 अध्ययन हो गए हैं इस वीडियो के अंतर्गत अपने, एक ध्वनि प्रदूषण और एक भूमि प्रदूषण। सबसे पहले हमने देखा भूमि प्रदूषण की परिभाषा। परिभाषा क्या है, प्राकृतिक व जो मानवीय क्रिया है, इन मानवीय क्रियाओं से भूमि या मृदा की गुणवत्ता का क्या हो जाना, ह्रास हो जाना, उसे कहा जाता है भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण से होता क्या है, मिट्टी में जो उपजाऊपन की जो क्षमता होती है वह उपजाऊपन की क्षमता धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। मुख्य कारण प्रदूषित जो जल, कृषि के अंतर्गत सिंचाई के दौरान जो जल काम में लिया जाता है, तो कृषि में विभिन्न प्रकार के रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है। रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है तो वहाँ की भूमि क्या होती जाती है, प्रदूषित होती जाती है। औद्योगिक व नगरीय अपशिष्ट है, औद्योगिक व नगरीय अपशिष्ट का मिलान मुख्यतः उस मिट्टी के अंदर होता रहता है क्रम से। जो उपजाऊ भूमि है वह धीरे धीरे किस ओर आ जाती है, बंजर भूमि की ओर आ जाती है। तो कुल मिलाकर के ये जो सारे कारक हो गए, ये मिट्टी के उपजाऊपन की क्षमता को कम करने के कारक हो गए। आ रहे समझ में। इस प्रकार से भूमि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण के बारे में कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा, जो वीडियो अपने चल रहे हैं, ये शायद आज 5वां या 6वां वीडियो है, जो भी है, तो मुख्यतः जो टॉपिक आपको 12वें लेसन के अंतर्गत 4 प्रदूषण के बारे में अध्ययन हो गया अपना। पहला आपको बताया गया था वायु प्रदूषण के बारे में, दूसरा जल प्रदूषण के बारे में, आज के वीडियो में आपको ध्वनि प्रदूषण के बारे में और भूमि प्रदूषण के बारे में बताया गया है। फिर से बता रहा हूँ, फाइनल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी प्रकार के प्रदूषण, इनके उपाय, किनसे होता है, परिभाषा, ये सारी बातें आपको क्या होनी चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए। आ रहा है समझ में। मुख्यतः ये जो टॉपिक हैं, इनके नोट्स मैंने आपको बताया था कि जैसे ये 10 लेसन तक नोट्स आपके पास विद्यमान है, दे दिए गए थे आपको। 11वां और 12वें लेसन के जो नोट्स हैं वो आपको जल्दी 1-2 दिन में प्रेषित कर दिए जाएंगे, भेज दिए जाएंगे। वो नोट्स आप अपनी फेयर कॉपी के अंतर्गत कंप्लीट करोगे। आया समझ में। और नोट्स कंप्लीट करने के बाद में जो टॉपिक है उनका आप ठीक प्रकार से अध्ययन भी करोगे। ठीक है, ये नहीं भाई वीडियो अपना हो गया, चलो वीडियो देख लिया। कई बच्चे तो ऐसे भाई 1-2 मिनट देख रहे हैं। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल 100% सही है कि जितना टॉपिक अपना हो रहा है क्लासों के अंतर्गत अपन जो रिवीजन में ही लेंगे, इनको 0 से नहीं लेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत आप वीडियो से भी सीखोगे, पढ़ोगे, अध्ययन करोगे। घर पर नोट्स आपको मिल रहे हैं तो ठीक प्रकार से नोट्स का भी अध्ययन करोगे, नोट्स लिखोगे भी। आ रहा है समझ में। तो नोट्स भी आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो कम से कम आप एक बात विशेष ध्यान रखें कि जो वीडियो आप देख रहे हैं उन वीडियो के अंतर्गत बताए गए टॉपिक्स आपको ठीक प्रकार से क्लियर होनी चाहिए। नोट्स की सहायता लें, घर पर बुक्स वगैरह हैं, बुक्स वगैरह की सहायता लें। कुल मिलाकर के आप ये ध्यान में रखें
जो टॉपिक आपके कंप्लीट हो रहे हैं वो टॉपिक्स यहाँ पर नहीं आपकी तरफ से भी कंप्लीट होने चाहिए। मूलतः जो भी अध्ययन के जो बिंदु आपके दिए गए हैं वो आप कंप्लीट करें और एक बिल्कुल ठीक प्रकार से, यानी एक ऐसा होना चाहिए कि आपको जो टॉपिक बता दिए गए वो आपको पूरी तरह तैयार होने चाहिए। उनमें से अपन कभी भी टेस्ट वगैरह लेने तो ऐसा नहीं होना चाहिए ये बताया हुआ नहीं है। ठीक है, शेष देखे थे अपन कल।